ओके, आज हम क्लास 11th का बायो में फर्स्ट लेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग बात किए थे द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट लेशन में। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आर। पहला हो जाता है इसमें ग्रोथ, दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन, तीसरा आपका हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, चौथा हो जाएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा हो जाएगा कॉन्शसनेस। ये आपके 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम फर्स्ट लेशन द लिविंग वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके जरिए हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो बनता है सर, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शंस, है ना, जिसका कोई एक्सेप्शन, इसमें से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, उसी को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानेंगे लाइफ का। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लाइफ का नहीं मानते हैं, ठीक है। बट वहीं पर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले ग्रोथ पर बात करेंगे सर। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया सर? ओवरऑल इंक्रीज इन द मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ। मतलब यदि कोई ऑर्गेनिज्म है, यदि उसके मास में इंक्रीजमेंट हो, उनके साइज में, उनके टिश्यू में, है ना, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन देयर नंबर, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के, जिसको हम बता सकते हैं इसमें से कोई भी फैक्टर यदि इंक्रीज किया, इट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है। फर्दर, ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप। पहला होता है इंट्रांसिक और दूसरा होता है एक्सट्रांसिक। ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप। ग्रोथ के 2 कैटेगरी होते हैं, पहला इंट्रांसिक, दूसरा एक्सट्रांसिक। अब देखिए, इंट्रांसिक मतलब हो गया अंदर, एक्स्ट मतलब क्या हो गया बाहर। तो हम कह सकते हैं द ग्रोथ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, आर कॉल्ड इंट्रांसिक ग्रोथ, एंड द ग्रोथ विच अकर इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर आउटसाइड देयर बॉडी। यदि बॉडी के बाहर में जो ग्रोथ देखने को मिला, एक्सट्रांसिक में आएंगे। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलेगा उसे इंट्रांसिक के अंदर रखेंगे, ठीक है। फर्दर, इंट्रांसिक ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा जो होगा वो हो गया लिमिटेड। मतलब बात साफ है सर, इंट्रांसिक ग्रोथ के 2 कैटेगरी होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला हमारा हो गया अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा लिमिटेड ग्रोथ। अब अनलिमिटेड ग्रोथ में हम कह सकते हैं द ग्रोथ विच अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब जो पूरे जीवन भर डिवाइड हो रहा है उसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ के अंदर रखेंगे, ठीक है। और लिमिटेड आप खुद ही समझ सकते हैं, द ग्रोथ विच अकर ओनली फॉर अ सर्टेन एज, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो लिमिटेड ग्रोथ में आएंगे। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था ग्रोथ का। ग्रोथ 2 टाइप के होते हैं, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। यदि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हुआ तो इंट्रांसिक, यदि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हुआ तो एक्सट्रांसिक ग्रोथ कहलाएगा। अब इसमें हमने इंट्रांसिक के 2 कैटेगरी पर बात किया हमने। पहला आपका अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरा लिमिटेड ग्रोथ होता है।
अनलिमिटेड का मतलब होता है कि वैसा ग्रोथ जो हमारे बॉडी में है ना, या एनिमल, खास करके आप प्लांट में ऐसा देख सकते हैं, उसमें पूरे थ्रू आउट देयर लाइफ डिवीजन चलते रहता है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ में आएंगे। वहीं पर लिमिटेड ग्रोथ जो होगा वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये एनिमल में ऐसे केस मिलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ। अब अगला जो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर में होता है ना, वो तो सेक्सुअल मोड देखने को मिलेगा, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें एसेक्सुअल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन को हमने एक डिसाइडिंग प्रॉपर्टी लेकर चला, वेदर समथिंग आर लिविंग और डेड। आपको हम बता दें, रिप्रोडक्शन को हम डिसाइडिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। क्यों सर? बिकॉज म्यूल, इसके अलावा स्ट्राइल ह्यूमन कपल्स, ये सब जो होते हैं, या इनके अलावा वर्कर बी, ये सब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं बट उसके बावजूद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हमने यदि रिप्रोडक्शन को यदि डिसाइडिंग प्रॉपर्टी यूज किया, उसको लिया, तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जिनमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपके डिसाइडिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम लोग बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। पहला एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है एसेक्सुअल और दूसरा हमारा होता है सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल आप 10th में पढ़े होंगे, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। मतलब यहां पर ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ना ही उसका फ्यूजन होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किए जाएंगे। और यदि गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है उसे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मानकर चलेंगे। ठीक है, अब जैसे एल्गी और फंगी जो है ना, एल्गी एंड फंगी ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रा इन ईस्ट, ये हमारे बडिंग मेथड को, ये स्पोर फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, ये हमारा बडिंग को फॉलो करते हैं। काहे कि एसेक्सुअल के टोटल 6 मेन काइंड्स होते हैं, 6 मेन टाइप होता है। इसमें पहला आपका होता है फीजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा रीजनरेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब आपके टाइप्स होते हैं। फिर से रिपीट कर दें, सबसे फर्स्ट हो गया फीजन, दूसरा हमारा हो जाएगा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा रीजनरेशन, पांचवा फ्रेगमेंटेशन, छठा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल के 6 अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे है ना, कुछ एल्गी और फंगी में आप फ्रेगमेंटेशन देख पाओगे, काट दिया और प्रत्येक टुकड़ा से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो रीजनरेशन एबिलिटी वहां पर मौजूद होगा, खास करके प्लेनेरिया वगैरह में। ठीक है, अब रीजनरेशन क्या होता है सर, व्हाट इज रीजनरेशन? तो रीजनरेशन में हम कह सकते हैं तो द प्रोसेस इन विच ओनली लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी रीप्रिपेयर्ड या रीजनरेट। जैसे स्टारफिश में, लिजार्ड में, प्लेनेरिया में जो उनके कटे हुए पार्ट्स होते हैं उसे वो रीजनरेट कर लेते हैं, वापस से बना लेते हैं, उसी को हम रीजनरेशन मेंशन करते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप चल रहा है सर सेक्सुअल। सेक्सुअल को कैसे डिफाइन करेंगे सर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड दे मेक यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स सेल, दिस इज नोन एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब तीसरा जो हमारा डिसाइडिंग प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। पहला था ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन,
तीसरा हमारा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? अब मेटाबॉलिज्म को लेकर चलते हैं। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं द सम टोटल of all the chemical reaction which occur inside a living organism, इसी को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को एक डिसाइडिंग प्रॉपर्टी हम कंसीडर कर सकते हैं whether something are living or dead। तो मेटाबॉलिज्म एक डिसाइडिंग प्रॉपर्टी है जिससे हम ये बता सकते हैं whether something are living or not living, है ना। इनके अलावा यदि आप टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, फिर भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो एक्सेप्शन आपके हर एक निकल जाएंगे। ठीक है, ऑल द प्लांट, एनिमल, माइक्रो, सभी के सभी मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम लोग एक डिसाइडिंग प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चौथा प्रॉपर्टी है। तीसरा था मेटाबॉलिज्म, इसके दो ब्रांच होते हैं, एना और कैटा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना, ये एनाबॉलिज्म कहलाएगा, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाना ये कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है एनाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पर बात करेंगे जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये अगला क्राइटेरिया हम ले रहे हैं फॉर डिसाइडिंग वेदर समथिंग आर लिविंग और नॉट लिविंग। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टर्म आएगा सेल का। सेल विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म किससे होते हैं? सेल से, है ना। अब यदि ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होंगे उन्हें यूनिसेलुलर कंसीडर करेंगे, वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में बहुत सारा सेल होता है उसको मल्टी मानते हैं। सेल को हम लोग फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसीडर करते हैं। तो सेल भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, पांचवा हमारा है कॉन्शसनेस। Consciousness means what? It is the ability to sense the environment, मतलब अपने इन्वायरमेंट के हर टाइप के स्टिमुलस को हम महसूस कर सकें विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। तो कॉन्शसनेस में कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, है ना, एंड देयर स्टिमुलाई। एंड व्हाट इज देयर स्टिमुलाई? व्हाटएवर द एनवायरमेंटल चेंजेस व्हिच अकर विद इन द ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्टिमुलाई। कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल चेंजेस जिसके वजह से एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता हो, इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई दो टाइप के होते हैं, या तो इंटरनल होंगे नहीं तो वह एक्सटर्नल होंगे। यदि बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे आपके बॉडी में एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाए, पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, तो ये इंटरनल स्टिमुलाई कहलाएगा। बट यदि बॉडी के बाहर कोई चेंजेस हो जिसके वजह से हम लोग रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे तो वह एक्सटर्नल स्टिमुलाई में कंसिडर किया जाएगा। जैसे अभी बरसात का रेनी सीजन है, रेनकोट वेयर करते हैं, विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ वेयर करते हैं। तो इस टाइप के जो भी बॉडी के बाहर चेंजेस होते हैं उसको एक्सटर्नल, और बॉडी के अंदर जो चेंजेस आता है उसे इंटरनल स्टिमुलाई कंसिडर करते हैं। तो कॉन्शसनेस एक डिसाइडिंग प्रॉपर्टी माना जा सकता है। ठीक है सर, अब आइए अब हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आप जरा बात कर लीजिए सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। डाई मीन्स होता है दो, वर्सिटा मीन्स वैरायटी। मतलब क्या हुआ सर
in a particular place if more than two types of things are existing we may call as diversity। यदि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस में दो या दो से अधिक टाइप ऑफ थिंग्स यदि पाया जाता मतलब डाइवर्सिटी है। बट यदि बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा तो आप कह सकते हो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम ये बात पहले बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। इट मीन्स हियर वी फाइंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ। और इसी में आपको अगला टर्म मिलेगा टैक्सोनोमी। ये सब आप 9th में पढ़े होंगे। व्हाट इज टैक्सोनोमी? इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम जहां पर स्टडी करते हैं बायो में उसी को हम टैक्सोनोमी कहते हैं। तो टैक्सोनोमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, है ना, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर जो होता है नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट? इट इज ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम जो प्रोवाइड करते हैं इसी प्रोसेस का नाम देते हैं नोमेनक्लेचर, है ना। तो नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म को नाम प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया। और ये जो रूल्स जो होता है नोमेनक्लेचर का, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को प्रोवाइड किया किसने? ICBN एंड ICZN। ICBN इसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ या फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या कर देना, जहां पर जेड है वहां पर आपको मार देना पड़ेगा जूलॉजिकल। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN और ICZN में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जू का मतलब होता है एनिमल और बॉटनी का मतलब समझ ही गए होंगे प्लांट। इसके थ्रू हम प्लांट का नोमेनक्लेचर करते हैं और इसके द्वारा जो रूल बनाया गया उससे हम एनिमल का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मीन्स क्या होता है? दो। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर हैं कार्लोस लिनियस, इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के बारे में अभी आपको हमने बताया है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जिससे हम लोग प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का दो नाम प्रोवाइड किया। इसमें पहला नाम उसके जीनस का होता है, दूसरा उसके स्पीसीज का। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस सिस्टम को स्टार्ट किया था कार्लोस लिनियस ने, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कंसीडर करते हैं। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, नेम विथ टू पार्ट्स, उसमें पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। अब यदि हम बात करें, इसके कुछ अपने गाइडलाइंस होते हैं, कुछ अपना रूल्स होता है, तो इसका हम रूल्स पर बात करते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल्स होता है, रूल्स या प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल्स फॉर द नोमेनक्लेचर। इसमें पहला प्रिंसिपल क्या फॉलो करना है सर? तो जब भी आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर को आप कर रहे हैं तो वो आप जानते ही होंगे, ये लैटिन में होते हैं और लैटिन से ड्राइव क्या होता है, जब भी उसको हम लोग लिखेंगे हाथ से, हैंड रिटन जब भी होगा, तो उसे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। हैंड रिटन रहेगा तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। और उसे आप इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक्स मतलब होता है कर्सिव में, थोड़ा सा टिल्टेड रहता वो। अगला काम होता है, जब भी आप जीनस को स्टार्ट कीजिएगा लिखना, जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। और स्पीसीज नेम जो होगा स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर। ठीक है। और नाम को जब भी हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत आसानी भी रहती है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मैंगो का आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मैंजीफेरा, ये जीनस नेम हुआ, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इंडिका स्मॉल है, पहला लेटर स्पीसीज। दूसरा आप ह्यूमन का ले लीजिए, होमो सैपियन। होमो का एच देखिए कैपिटल, सेपियन का एस जो होगा स्मॉल होगा। लियोपार्ड का पैंथेरा पार्डस, टी कैपिटल होगा जीनस का, पार्डस का स्मॉल होगा। जैसे कैट का फेलिस डोमेस्टिका, कैपिटल ये स्मॉल। जीनस नेम पहले लिखते हैं, स्पीसीज नेम बाद में लिखते हैं। अब हम लोग टर्म बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of their similarities and dissimilarities is known as classification। आपसे कोई पूछेगा what is classification, तो क्लासिफिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से जो आप कैटेगराइज करते हो, इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टैक्सोनॉमी को हमने आप बता ही दिया आपको। अब एक और टर्म आता है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स इसमें क्या है सर? सिस्टेमैटिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन के बारे में जो जानते हैं उसी को सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म और किस प्रकार से एक दूसरे से वो लिंक्ड है, इस पर एक बुक भी लिखा था लीनियस साहब ने, सिस्टमा नेचुरे। अब टैक्सोनोमिक हायरार्ची में चलते हैं। टैक्सोनोमिकल हायरार्ची, इसमें हम लोग सबसे पहला स्पीसीज,
फिर उससे बनता है जीनस, फिर आपका फैमिली, फिर आपका फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और किंगडम। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, बिगेस्ट लेवल किंगडम। अब स्पीसीज जो होता बाबू, सबसे फंडामेंटल और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यहीं तक रहने देते, नेक्स्ट यहां से बात करेंगे। गुड लक।